नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी लिस्ट से। पहली स्टोरी है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। अब किसान नेता ये कह रहे हैं कि उनको फोन पर और सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। यहां तक कि कल देर रात एक नकाबपोश के जरिए से ये पता चला कि कुछ 4 किसान नेताओं को शूट करने की योजना भी बन रही है। तो क्या कुछ गतिविधियां रही हैं स्टोरी में, आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर आज सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी की जयंती से जुड़ी हुई है, जिस पर जमकर आज राजनीति हुई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। तो क्या कुछ चल रहा था आज बंगाल की सड़कों पर नेताजी की जयंती पर, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर, मीडिया ट्रायल को लेकर दिल्ली की अदालत ने मीडिया को एक कड़ी फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है इस अदालत ने मीडिया ट्रायल के बारे में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। इतने दिनों से हम सुन रहे थे कि इतने दौर की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हो रही है, तो किसी न किसी एक गुंजाइश की ओर हम देखते थे कि क्या हो सकता है बीच का रास्ता निकल आए। क्या किसान थोड़ा पीछे हटेंगे या फिर केंद्र सरकार पीछे हटेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत का सिलसिला था वो टूट चुका है। कृषि कानूनों को वापस यानी कि कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया वो तैयार नहीं है, लेकिन वो सस्पेंड कर सकती है इन तीनों कृषि कानून को 1.5 से 2 साल के लिए, जिसको लेकर किसान नहीं मान रहे हैं। और किसानों ने कहा है कि वो यही चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानून को तुरंत रद्द किया जाए और उनकी जो ट्रैक्टर मार्च जो वो 26 जनवरी को निकालेंगे उसको लेकर वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। यानी कि गतिरोध की स्थिति वो अभी भी बनी हुई है। जैसे हमने पहले दिन देखी थी वही स्थिति आज भी बनकर आ गई है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के ऊपर आपने देखा कि कई तरीके का दबाव के सरकार की तरफ से डालने की कोशिश की गई। पहले आड़तियों के ऊपर, लेखक पत्रकारों के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उन्होंने दबाव बनाने की शुरुआत की। अब ये पता चल रहा है कि जो अभी जो लेटेस्ट खबर है जिसमें कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि उनको फोन पर और सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से किसान हैं। डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था और जिसने कि उस प्राइवेट नंबर से जो व्यक्ति जो बात कर रहा था उसने ये कहा कि आप इस किसान आंदोलन को खत्म करिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ इसी तरीके की बातें राकेश टिकैत ने भी कही है, जो कि किसान नेता है। उन्होंने कहा कि उनको सोशल मीडिया पर इसको लेकर धमकी मिल रही है कि अगर वो यूपी अब वापस लौट के आएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। उधर जो रुल्डू सिंह मनसा हैं जो कि पंजाब किसान यूनियन के जो लीडर, उन्होंने कहा था कि कल वो जब बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन जा रहे थे तो प्रगति मैदान के आसपास किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश किया। जबकि और ये जो आरोप है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर वो लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने की कोशिश की। जबकि बाद में कोई एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो मनसा ने खुद से ही शीशा तोड़ने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की दबाव की जो स्थिति बन रही है कि किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, उसकी कोशिश अब ज्यादा नजर आ रही है। और जो कृषि कानूनों को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब बैक बर्नर पर चली गई है। लेकिन कल देर रात एक और डेवलपमेंट हुआ। कल सिंघू बॉर्डर पे किसानों ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक नकाबपोश व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा किया, जिससे ये पता चला कि इस नकाबपोश व्यक्ति की ये मंशा थी कि वो पुलिस की वर्दियों में, और उसने खुद ये बातें बताई कि ऐसी 2 टीम्स यहां पर 19 जनवरी से सक्रिय हैं सिंघू बॉर्डर पर, और इनका एम और ऑब्जेक्टिव था कि जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली किसान निकालेंगे तो उसमें ये लोग इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर हो सकता है फायरिंग करें। यहां तक कि कुछ ऐसा प्लान भी सामने नजर आया कि किसानों के घुटनों में पहले गोली मारी जाएगी। और फिर इस नकाबपोश व्यक्ति ने यह बताया कि इसके पास उन किसान नेताओं के नाम नहीं है, लेकिन 4 ऐसी फोटोग्राफ्स उसको दी गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि इन किसान नेताओं को शूट करके मार डालो।
और ये सारी इंफॉर्मेशन इस नकाबपोश व्यक्ति को किसने दी है? उसने ऐसा माना है कि जो सोनीपत के जो राई पुलिस स्टेशन है वहां के जो अधिकारी हैं, वहां का जो SHO है, उसने ऐसा करने को कहा है इस नकाबपोश व्यक्ति से। और उसने ये भी माना कि इस काम को लेकर जितने भी जो 2 टीम्स हैं और हर टीम में कई लोग हैं, तो उनको 10-10 हजार रुपए भी इस बात को लेकर मिले हैं। उसको इसने बात को कबूला है। हालांकि जो राई पुलिस थाने के जो SHO हैं विवेक मलिक, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सब सारी बातें गलत है और जिस SHO का नाम उसने प्रदीप कह के उस नकाबपोश व्यक्ति ने लिया है वो नाम भी गलत है। तो कहीं ना कहीं चीजें उतनी सीधी नजर नहीं आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय कौन गलत है या कौन सही है, लेकिन एक दबाव जरूर दिख रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और वो भी 26 जनवरी के पहले। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। पहले IT डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर किस तरीके की छापेमारी देखी गई, फिर केंद्रीय जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने दबाव बनाने की कोशिश की और सिर्फ किसानों पे ही नहीं, लेखक, पत्रकारों, सब पर, और मैन्युफैक्चरर्स जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने एक इंजंक्शन फाइल किया था कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर रिपब्लिक डे की परेड को ये किसान नेता डिस्टर्ब करते हैं, और क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है पूरे विश्व में, तो विश्व में भारत की छवि खराब होती है, भारत की बदनामी होती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इसमें नहीं पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का इशू वो दिल्ली पुलिस का है और वो जैसे चाहें तो उसको कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा है कि चाहे जैसे भी होगा वो आउटर रिंग रोड पे ही रैली निकालेंगे, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, उन्हें जो कोंडली एक्सप्रेस मानेसर जो हाईवे है वहां पर उनको रैली निकालने के लिए जगह दी जाएगी। तो ये तमाम चीजों को लेकर एक गतिरोध बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि कृषि कानून अब सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह लीजिए कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूंगी बल्कि प्राथमिकता नहीं रह गई है कि इस कृषि कानून का क्या हो, और जो एक लॉन्ग टर्म गोल है कृषि और एग्रीकल्चर को लेकर, ऐसा लगता है कि वो चीजें अब पीछे हट गई हैं। इस समय सरकार सिर्फ ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से एन केन प्रकारेण इस आंदोलन को खत्म किया जाए। तो क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? एक सामाजिक आंदोलन अगर चल रहा है, समाज का एक आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, तो सरकार उस आंदोलन को खत्म करने पर क्यों तुली हुई है? क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और हम ये पहली बार नहीं इस बात को बोल रहे हैं, इसे कई बार हम इस बात को बोल चुके हैं कि ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का जो हनन है उससे ये सरकार बेपरवाह लगती है। इस सरकार को मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का कोई सम्मान नहीं है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बिल्कुल ओपनली इन फंडामेंटल राइट्स को फ्लाउट किया जाता है। आज चाहे वो ये किसान आंदोलन ही क्यों ना हो, इस किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, और आज भी लेकिन किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को खत्म करने में तुली हुई है ये सरकार। इसके पीछे क्या मंशा है? बहुत सारी चीजों को बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट लॉबी इसमें हावी है, इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कॉर्पोरेट्स का है। बार बार ये कहा जाता है कि मोदी सरकार, ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट्स के लिए ही काम करती है, कैपिटलिस्ट के लिए काम करती है। तो ये तमाम चीजें अब ऐसा लग रहा है कि सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाज में अगर एक शांतिपूर्वक ढंग से एक स्वस्थ आंदोलन चल रहा है तो उसे खत्म क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब शायद केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को लेकर, जिसमें आज देखा गया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ इसी होड़ में लगी हुई हैं कि नेताजी को कौन ज्यादा अच्छे और सम्मानजनक तरीके से अपना सकता है। तृणमूल ये कहती है कि वो देश नायक दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाएगी। यहां तक कि उसने टेलीवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू सारी पश्चिम बंगाल की जनता को यह बोला कि 12:15 बजे आप लोग सब लोग शंख बजाइए, क्योंकि यही वो समय था 12:15 बजे का जब नेताजी पैदा हुए थे। उधर बीजेपी ये कहती है कि नहीं, वो पराक्रम दिवस इसको लेकर मनाएगी।
तो एक तरफ पराक्रम दिवस है, यानी कि उनको एक हीरो के रूप में दिखाने की दोनों पार्टीज इस समय कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी ने एक लंबी 6 से 9 किलोमीटर की एक पदयात्रा तय की और जमकर बीजेपी की सरकार को लताड़ा, और उन्होंने कहा कि हमने तो राष्ट्रीय अवकाश के लिए 23 जनवरी के लिए हमने मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय में बना था, उसको बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया। तो ये तमाम चीजें आज ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर बोला, और ये भी साथ में कहा कि नेताजी एक विश्व के ग्लोबल आइकॉन हैं और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और उधर बीजेपी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कलकत्ता में पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल आमने सामने इस समय ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक सिक्का, फिर पोस्टेज स्टैंप, ये सारी चीजें की हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में पूरा आज के दिन का जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो किया। तो कहीं ना कहीं आज पश्चिम बंगाल की जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी और तृणमूल दोनों की तरफ से कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस को लेकर मेरी पार्टी के अंदर अपनत्व ज्यादा है। बीजेपी कहती है मेरी पार्टी के अंदर नेताजी की जो लेगेसी है उसको हम ज्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएट करेंगे। उधर तृणमूल है वो अपने ढंग को बताती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में ये है, वो कुछ बातें आज देखने वाली हैं। ये आज 6 साल का कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और पहली बार हम इस बार देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती की बातें बीजेपी की सरकार कर रही है। तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल गिमिक है? तमाम तरीके की इस समय बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी तो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तरफ आप गांधी को पूछते हैं और फिर एक तरफ आप जो गांधी के जो हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे, आप उनको पूछते हैं। दूसरी तरफ बातें होती हैं कि आप सरदार पटेल को बीजेपी पूजने की कोशिश करती है और वही सरदार पटेल आरएसएस के ऊपर बैन चाहते थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है आज वो कंफ्यूज्ड पार्टी के रूप में नजर आ रही है। यहां तक कि जो तृणमूल में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं तपस रॉय, तो उन्होंने तो ये भी कहा कि जो बीजेपी के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उन्होंने नेताजी के हर कदम का विरोध किया था। तो आज ऐसा लगता है कि बंगाली वोटरों को जीतने के लिए, बंगाली वोट बैंक को हथियाने के लिए बीजेपी अब बिल्कुल कटिबद्ध है कि किसी न किसी तरीके से बंगाली वोटरों के दिल में उतरकर कुछ इस तरह बस जाओ कि अब जितने भी बंगाली हैं वो बीजेपी को ही वोट दे दे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो लेगेसी है, आज क्या उस लेगेसी को ये राजनीतिक पार्टीज तय करेंगी कि उनकी लेगेसी क्या थी? नेताजी के जो ग्रैंड नेव्यू हैं सुगातो बोस, तो उन्होंने ये कहा कि नेताजी को एक मस्कुलर नेशनलिज्म यानी कि बिल्कुल एक राष्ट्रवाद का प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, क्योंकि नेताजी की जो लेगेसी है वो कहीं ज्यादा उससे ऊपर है। वो हमेशा इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की, एक सेक्युलर नेता के रूप में हमेशा वो नजर आए, और उनके बलिदान और त्याग की कहानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश और पूरे विश्व में लोग उनको इस बात के लिए जानते हैं। और उनकी जो सेक्युलरिज्म है उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो है उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी लोग मौजूद थे। और वहां पर कोई हिंदू चाय या मुसलमान चाय नहीं होती थी। उसमें ये कहा जाता था कि लोग आधा आधा करके और मिल बांट कर सब कुछ खाते पीते हैं। तो वो थी इंडियन नेशनल आर्मी जिसका जिक्र होता है। लेकिन अगर आपको जितने भी एनालिस्ट्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो आज कैसे याद करते हैं, और मैं किसी आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हिस्टोरियन या एनालिस्ट की मैं बात आपको नहीं बता रही हूं, लेकिन आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बार बार ये इन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक भगवा हीरो के रूप में दिखाना चाहती है तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती। और उसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि नेताजी की जो लेगेसी है उसमें कांग्रेस ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के लिए नेहरू और जो गांधी की जो पूरी जो डायनेस्टी थी उसको आगे रखना, उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना, वो उनकी प्रायोरिटी थी। लेफ्ट ने भी नेताजी के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने नाजी जर्मनी से मदद मांगी थी, जापान से मदद मांगी थी, तो इस वजह से लेफ्ट ने भी जिस तरीके का उन्हें रिकॉग्निशन देना चाहिए था नहीं दिया। अब रही बात संघ की, यानी कि बीजेपी की, कि क्या बीजेपी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक सैफरन हीरो के रूप में अपना सकती है, नहीं अपना सकती। तो कुछ एनालिस्ट ने ऐसी बातें कही हैं कि अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो उन्होंने शायद हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल नकार दिया होता, क्योंकि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात करते आए। उन्होंने एक सेक्युलरिज्म, एक सेक्युलर नेशनलिस्ट एजेंडे की हमेशा बात की नेताजी ने। फिर रही बात इंडियन नेशनल आर्मी की, तो उसमें हिंदूज मुस्लिम्स सारे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी को बहुत ज्यादा रास नहीं आता, इसलिए भी वो सैफरन नेता नहीं बन सकते। दूसरी जो एक बात ये कही जा रही है बार बार कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो हमेशा टीपू सुल्तान को एडमायर करते थे, और टीपू सुल्तान की हमेशा एक कड़ी टिप्पणी की है संघ परिवार ने, तो शायद इस वजह से भी वो एक सैफरन हीरो नहीं बन सकते। रही बात ये, जो आजाद हिंद मूवमेंट का जो मोटो है उसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है इत्मद यानी कि फेथ, इत्तेफाक यानी कि एकता, और कुर्बानी यानी कि सैक्रिफाइस यानी कि त्याग। तो इन तीनों की बात इसमें कही गई है। तीनों उर्दू शब्द हैं, तो क्या ये संघ परिवार के मैट्रिक्स में फिट बैठते हैं? शायद नहीं। तो इसलिए शायद संघ परिवार के लिए ये मुश्किल होगा ये कहना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भगवा हीरो के रूप में नजर आ सकते हैं। और दूसरा जो एक और पॉइंट बार बार सामने आता है कि जो नेताजी का स्लोगन था वो जय हिंद था, जय हिंदू नहीं था। इसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है। फिर बोस ने यानी कि नेताजी ने हमेशा वीडी सावरकर के जो हिंदुत्व को हमेशा नकारा था। मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्टाइल ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स थी उसे भी नकारा था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है उसमें नेताजी के कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठते। तो सवाल ये उठता है कि आज बीजेपी क्या सिर्फ बंगाली वोटरों को जीतने के लिए, क्या बंगालियों के वोट बैंक को हथियाने के लिए आज ये पूरा बीजेपी क्या ये नाटक रच रही है? और आखिर मैं आपको बताना चाहती हूं बीजेपी का दोगलापन, और उसके लिए मैं कोट करूंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही एक स्टेटमेंट को। नेताजी ने क्या कहा था? नो रियल चेंज इन हिस्ट्री कैन बी अचीव्ड बाय डिस्कशंस, यानी कि इतिहास में अगर आपको वाकई में कुछ बदलाव करना है तो वो शायद डिस्कशन से नहीं हो सकता है। तो इस पर आप गौर करिएगा कि आज की जितनी भी समस्याएं हैं ऐसा लगता है कि वो डिस्कशन से नहीं निकल रही हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि बीजेपी की जो पूरी गिमिक है बंगाली वोटरों के वोट बैंक को हथियाने की, तो ये ड्रामा से कम नहीं तो और क्या। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दिल्ली के एक कोर्ट ने मीडिया ट्रायल को लेकर क्या टिप्पणी की है। दिल्ली के कोर्ट के जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने आज मीडिया को जमकर लताड़ लगाई, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि दोषी साबित होने तक अभियुक्त के निर्दोष होने का अधिकार आप उससे खत्म नहीं कर सकती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आज जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा था, और ये सुनवाई हो रही थी उमर खालिद के केस में। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तमाम जब टीवी पे जितनी भी कवरेजेस हो रही हैं तो पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं उसी के आधार पर अभियुक्त को अपराधी ठहरा दिया जाता है, भले ही वो बाद में बाइज्जत बरी हो जाए। तो ये जो पूरा मामला था इसकी सुनवाई आज उमर खालिद के केस में चल रही थी। और अब आपको बता दें कि उमर खालिद का नाम बार बार दिल्ली दंगों में आता है। उनका नाम इसके पहले जेएनयू में जब जो नारे लग रहे थे कि भारत के हों टुकड़े, उस केस में भी उनका नाम आया था। तो इस तमाम केस को लेकर जब आज ये सुनवाई जब हो रही थी दिल्ली के कोर्ट में, दिल्ली की एक अदालत में, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने ये मीडिया को एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शन देते हुए ये कहा कि मीडिया का इस समय काम है कि सेल्फ नियंत्रण करना, यानी कि आत्म नियंत्रण ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। सेल्फ रेगुलेशन की बात आज फिर से उसी कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने कही है। और आपको बता दें कि अभी हाल में बार बार मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि उमर खालिद ने अपना दिल्ली दंगों में अपना जो अपराध है उसको कबूल लिया है, ऐसा मीडिया कह रही थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करने पर आप उसको एक आधार नहीं बना सकते हैं उसको अपराधी बनाने का। तो ये तमाम बातें आज सामने आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आज
चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कोट की थी, और एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो उन्होंने भी अपने इस ऑब्जर्वेशन में कहा कि एक समाचार पत्र में, यानी कि एक अखबार में कुछ ऐसी लाइन्स थी। अब इसको गौर से सुनिएगा कि क्या कहा है। उसकी शुरुआत होती है, कट्टरपंथी इस्लामवादी हिंदू विरोध दंगों के अभियुक्त उमर खालिद। तो कोर्ट ने कहा कि ये आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि उमर खालिद की गलती है। उमर खालिद क्योंकि इस्लामिक एक मुस्लिम लीडर हैं, और तो ये तमाम सारी बातों को उन्होंने कहा। लेकिन अदालत का ये कहना था कि इस तरीके की लाइन किसी के बारे में लिखना, यानी कि उमर खालिद के संदर्भ में लिखना, ये गलत है, क्योंकि इस दंगे में समाज का हर समुदाय प्रभावित था। यानी कि उमर खालिद को ही क्यों सेंटर पीस बनाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि उमर खालिद ने अभी हाल में दरख्वास्त की थी अदालत से कि जिस तरीके की टीवी कवरेज हो रही है उससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंच रहा है, और इससे जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, एक निष्पक्ष न्याय मिलने में उन्हें काफी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब आपको बता दें कि मीडिया ट्रायल को लेके ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आज दिल्ली की कोर्ट ने इसको लताड़ा था, फिर अभी आपने देखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मीडिया ट्रायल से बचने के लिए कहा। जो अर्नब गोस्वामी का जो पूरा केस था, और जो सुशांत राजपूत के केस को लेकर, सुशांत राजपूत के केस में बिल्कुल मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया था। उधर रिया चक्रवर्ती के केस में जिस तरीके का मीडिया ट्रायल हुआ, कन्हैया कुमार जिनकी अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई, उनके केस में भी मीडिया ट्रायल हुआ। लेकिन तमाम मीडिया ट्रायल की जो खबरें आती हैं, मीडिया अपने आप को इस ट्रायल को एग्जीक्यूट करने से बच क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसका एक प्रलोभन होता है कि अगर वो मीडिया ट्रायल करेगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, और फिर वही घूम फिर कर आ जाती है टीआरपी की कहानी की। अगर आप मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और जो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से, एक मनगढ़ंत बयानों के आधार पर अगर आप एक प्राइम टाइम डिस्कशन करते हैं या स्टोरी करते हैं या डिबेट्स करते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो अगर मीडिया गलती कर रहा है तो जो लोग देखने वाले हैं कहीं ना कहीं आज उनकी भी गलती है। लेकिन आपको बता दें कि सत्य हिंदी पर मैंने SY कुरैशी का इंटरव्यू किया था, जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन के अथॉरिटी के मेंबर भी रह चुके हैं, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, दूरदर्शन के DG भी रह चुके थे। तो उनका ये कहना था कि सेल्फ रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फेल हो चुका है। और इसीलिए देखिए कि आप बार बार कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया को कोई असर नहीं हो रहा है। या तो मीडिया को कहीं ना कहीं से कितनी स्ट्रांग बैकिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल बैकिंग हो, चाहे पॉलिटिकल बैकिंग हो, इसलिए मीडिया को कोई डर नहीं लगता और वो सिलसिलेवार तरीके से ये बार बार ये गलती करता है। लेकिन उन्होंने, जो SY कुरैशी ने कहा कि जो सेल्फ रेगुलेशन का मॉडल है, ऐसा लग रहा है वो मॉडल फेल हो चुका है, और अब किसी एक ऐसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को लाना पड़ेगा ताकि वो इन चीजों को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ ला सके, ताकि अगर कोई भी चैनल इस तरीके की गलती करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। लेकिन आज सवाल यह है कि इसको लेकर क्या पॉलिटिकल विल है, और उससे भी ज्यादा क्या ये इस तरीके की विल हमारे ब्रॉडकास्टर्स में दिखेगी? शायद नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहां तक मीडिया का सवाल है, ये पहली बार मीडिया नहीं लताड़ा गया है, कई बार मीडिया को इस तरीके की लताड़ पड़ चुकी है। कोर्ट ने भी कई बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अलग अलग राज्य के जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने कई बार इस मीडिया को इस पर काफी फटकार लगाई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मीडिया के लिए सबक सीखना मीडिया ट्रायल को लेकर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मीडिया ट्रायल से जिन लोगों की छवि खराब होती है वो किस मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उनके परिवार वाले किस मानसिक तनाव से गुजरते हैं। शायद मीडिया उन पर कभी भी स्टोरी नहीं करेगा, मीडिया ट्रायल कर लेगा, मीडिया अपनी TRP से, एडवर्टाइजर्स से पैसे कमा लेगा, उसकी कंपनी चमक जाएगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उन परिवारों का क्या जो कि बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि बाद में पाए गए कि वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन जिस तरीके का मीडिया ट्रायल होता है, आपने देखा था कि जो ये महामारी के शुरुआत में किस तरीके से जो मरकज के लोगों को किस तरीके से मलाइन किया गया, और ऐसा लग रहा था कि वही लोग हैं जो पूरे कोविड को फैला रहे, तो किस तरीके से एक खास समुदाय को मलाइन किया गया। तो ये मीडिया ट्रायल नहीं तो और क्या है। लेकिन मीडिया, आपको लगता है कि इस तरीके का कोई सबक सीखेगा? शायद मीडिया तब तक नहीं सबक सीखेगा जब तक कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेनल्टी, जैसे कि लाइसेंस के कैंसिल करने की बात हो, तो उस तरीके की जब तक कड़ी चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक शायद कोर्ट इस तरीके की लताड़ मीडिया को लगाता रहेगा और मीडिया
कोई सबक नहीं सीखेगा। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कब तक लाया जाएगा, और एक ऐसा रेगुलेटर जिससे कि क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसका भी हनन ना हो। तो इस पर आज सोच विचार करने की जरूरत है। शायद इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। और आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।